नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जनरेटिव वाइज थीसिस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि आजकल प्रॉपर क्लास नहीं हो पा रही, कुछ ज़रूरी कारण हैं, इस वजह से प्रॉपर क्लास नहीं हो पा रही है। पर मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि बहुत ही जल्दी क्लास प्रॉपर होने लगेगी। आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक्स लिए हैं। उन 3 टॉपिक से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इन 5 में से आप टारगेट रखिएगा 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। 4 नहीं तो 3 सॉल्व कर लें, ठीक है? चलिए पहला टॉपिक है प्रतीक है, दूसरा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तीसरा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ये 3 टॉपिक्स हैं, आपको क्या करना है, ये सारे सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन बताना है कि आपने कितने सॉल्व किए हैं, ठीक है? ताकि मैं भी मोटिवेट होगा इससे। और साथ ही साथ आपको 30 से 35 मिनट, आज थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो हो सकता है कि 1 आवर लग जाए, 1 घंटा लग जाएगा। ये टॉपिक्स आपको तुरंत जाके रिवाइज करने हैं, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? विचार कर रहे हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई यानी कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही है 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 और केवल 2। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद सही गलत का चयन करना है, ठीक है? क्योंकि हम सीधे आपको आंसर बता रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है? तो इसका ऑप्शन ए सही है केवल। क्यों? क्योंकि इसमें 21 तीलियां नहीं होती हैं, इसमें तीलियां होती हैं, आपने पढ़ा होगा 24 तीलियां होती हैं। इसकी जो चौड़ाई लंबाई है, इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई, इसका अनुपात है 3:2। अगर ये भी देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए 2:3, तब ये ठीक होता। इसलिए ये दोनों गलत, दूसरा गलत है, पहला सही है केवल, ठीक है? बी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है? इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ठीक है, इसको ध्यान रखना, सही नहीं है देखना है, मतलब 3 सही है 1 गलत है। पहला है संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा है इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। तीसरा, इस प्रकार विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। चौथा है इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे उस राज्य विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिसकी सीमाओं या नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, मेरे लिए कह रहा है, ठीक है? तो बताइएगा। तो पहला इसका सही है कि नए राज्य का निर्माण संसद करती है, बिल्कुल सही है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाता है, ठीक है? क्योंकि पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य का उल्लेख किया गया, यानी कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है? इनका उल्लेख किया गया। और चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों की जो सीटें होती हैं उनको आवंटन किया जाता है, तो इसमें भी संशोधन किया जाएगा, ये ठीक है। तीसरा गलत है, इस तरह का संशोधन जो होता है आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है, ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है, ठीक है? 368 के तहत नहीं आता, ये गलत है। चौथा भी सही है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना? इसकी आपको सुरक्षा मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, क्या जी? तो आपको लगाना क्या सही है, पहला दूसरा दोनों या दोनों नहीं? तो इसका पहला सही है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। पहला, आपने आर्टिकल 1 पढ़ा होगा, ठीक है? आर्टिकल 1 पढ़ा होगा, इसमें 2 क्लॉज हैं। पहला है कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो संघ है उससे राज्यों का निर्माण किया गया है, मतलब कि प्रशासन की सहूलियत के लिए राज्यों का निर्माण किया है। ऐसा नहीं किया हमने अमेरिका की तरह कि बहुत सारे राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया हो, ठीक है? पहली ये बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये 2 क्लॉज है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल आप बना के क्लियर हो गया, ठीक है? दूसरा ये कह रहा है कि अभ्यर्थी की स्वतंत्रता मिलेगी अगर आप अलग होने की वकालत कर रहे हैं। कोई राज्य है अलग होने की वकालत कर रहे हो, कोई, क्या आज़ादी मिलेगी? आंसर है नहीं। देखो आपको आर्टिकल जो 19 है, क्लॉज 1, ठीक है? इसके तहत कई प्रकार की आज़ादी दी जाती हैं, कुल मिलाकर के 6 प्रकार की। इसमें एक मुख्य है वाक और अभिव्यक्ति, ठीक है? बोलने की, अभिव्यक्त करने की आज़ादी होती है, ठीक है? लेकिन इस पर युक्त निर्बंधन भी आरोपित किया जा सकता है, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड, ठीक है? वो भी लगाया जा सकता है। कब? अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के विरोध में बात कर रहे हैं, ठीक है? आप देश की संप्रभुता के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है? अखंडता के खिलाफ जा रहे हैं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा के विरुद्ध बात कर रहे हैं, आपकी वजह से, आपके बोलने की वजह से हमारे जो विदेशी संबंध प्रभावित हो रहे हैं, तो ठीक है? इसके अलावा आप मानहानि अगर आप कर रहे हैं उसकी, कोर्ट की, यानी कि अवमानना, ठीक है? न्यायिक अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा। और आप अगर किसी भी प्रकार से
कोई आंदोलन को उग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भीड़ को आंदोलित करने के लिए यानी कि उग्र होने के लिए, भड़काने के लिए कुछ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो इस प्रकार से आप प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आप कुछ अश्लील कुछ काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो इस प्रकार से। तो दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक, आज़ादी है लेकिन युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आप डेली अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन कर सकें। डेली हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं, हम उनको सॉल्व करिए, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट सॉल्व करने में लगेंगे। अपनी क्षमता को निरंतर जांचते रहिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, अब बहुत समय नहीं रहा है। और अगर आप करंट अफेयर्स करना चाह रहे हैं यूपी पीसीएस की, तो उसको भी देख सकते हैं, हमने चैनल पर कराई हुई है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास यानी सिंगल सिटीजनशिप और सिंगल डोमिसाइल है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 2 और 3, बताइए। इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे? देखिए, पहला तो दूसरा देखिए, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो वही केवल राष्ट्राध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट की बात हो रही है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का विधान ये है कि केवल नागरिक होना चाहिए देश का। अब वो नागरिक यहाँ पैदा हुआ है, उसके बाद नागरिकता मिली है, जन्म से नागरिक है, या फिर किसी अन्य देश से आ रहा है, तो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल में कोई जन्मा व्यक्ति है, भारत में रहने लगे, उसके बाद में भारत में राष्ट्राध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनने की पात्रता रख लेगा। अमेरिका में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति भारत में आ जाए, यहाँ की नागरिकता अर्जित कर ले, तो ऑफकोर्स वो भी बन सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब पहला तो बिल्कुल ठीक है, अब तीसरा को देखना है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, गलत। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है और हमने उसको नागरिकता दे दी है तो वंचित कर सकते हैं। जैसे अगर वॉर चल रहा है, ठीक है, वॉर, उस दौरान वो क्या कर रहा है, हमारे शत्रु राष्ट्र से कुछ सूचनाएं साझा कर रहा है गोपनीय, हमारे शत्रु राष्ट्र के साथ कुछ लाभदायक कुछ व्यवसाय कर रहा है, ठीक है, या उसका संविधान के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है, इत्यादि बातों के आधार पर उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी सिटीजनशिप से ही है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को देगा यदि, मतलब खो देगा, ठीक है, यानी कि लॉस्ट, खो देगा यदि वो है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, पहला, दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है, कौन सा सही है बताइए। सरकार की आलोचना करता है, सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, तो क्या नागरिकता चली जाएगी? आंसर नहीं, चौथा गलत है, चौथा गलत है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ऐसा भी नहीं है। अगर यहाँ का व्यक्ति किसी अन्य देश के नागरिक के साथ विवाह करता है तो वो भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने का पात्रता रख लेगा, वो भी मतलब पात्रता रखेगा, उसे भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो सॉरी, तीसरा भी नहीं है, तो कौन है भारतीय नागरिकता? अब या तो स्वयं परित्याग कर देगी या फिर स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भारत सरकार समाप्त कर देगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, डेली सॉल्व किया करिए ताकि आपकी क्षमताओं में निरंतर जांच होती रहे। खैर, आज का क्वेश्चन ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का पुनर्गठन किया गया था? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का पुनर्गठन किया गया था? ये तो आपको याद ही होगा, और नहीं है तो उसको पता करिए, क्योंकि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि इस विषय पर तो एक पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया था और लगने लगा था कि मानो देश का एक और विभाजन होगा, एक और नहीं कई सारे विभाजन होने के कगार पर राष्ट्र पहुंच चुका था। ठीक है, वो तो हमारे विजनरी लीडर थे, दूरदर्शी, जिन्होंने इस समस्या को, देश को उभारा, और ना सिर्फ उभारा बल्कि एक मजबूत राष्ट्र बनाया। खैर, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर किया करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।